चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इसमें एक थोड़ा सा थ्योरी मैंने दिया है, 4-5 लाइन वो देख लो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हम लोगों का 2003। ये हम लोगों का लेटेस्ट एक्ट है। बेसिकली हुआ क्या था, सबसे पहले हम लोगों का निकला था 1910 में द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। फिर निकला था द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। फिर निकला था द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। पर ये तीनों को मर्ज करके एक ही एक्ट बना दिया गया है, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो ये इस तीनों एक्ट को हटाकर एक एक्ट आया है। ये हम लोगों का पूरा इंडिया में इस एक्ट को फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में इस एक्ट को फॉलो किया जाता है। और इसमें भी हम लोग बाकी सारे एक्ट की तरह इसमें भी शेड्यूल 3 का ही फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे सारे बैलेंस शीट में हम लोग करते हैं। शेड्यूल 3। तो इस एक्ट का मेन फोकस क्या है, ये एक्ट किस सेक्टर को कवर करता है, किस सेगमेंट को कवर करता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो इस एक्ट को फॉलो करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोगों को जो जो ट्रांसमिट होता है, जो आता है इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद, जो पाइप ये सब के प्रोसेस करके ट्रांसमिट होता है, वो वाला प्रोसेस भी इस एक्ट को फॉलो करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाता है, हम लोग को जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तीनों ही काम इस एक्ट के अंदर आता है, जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम लोग मेन क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम पढ़ेंगे। जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए ये चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उन लोग अपना एक कंपनी बनाते हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग मंथली मंथली पेमेंट तो करते ही हैं। वो तो नॉर्मल है, जो हम लोग हर मंथ पेमेंट करते हैं, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हम लोग यूज करते हैं और हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। बट ये आने के पहले हम लोगों से जब हम लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोगों का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है वो लोग। हम लोगों से एक वन टाइम कलेक्शन करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल होता है। मतलब हम लोग अगर सोचो सीईएससी के पास गए, गोइंका के पास गए, गोइंका का कंपनी सीईएससी, उसमें हम लोग पहली बार जब कनेक्शन ले रहे हैं अपने घर के लिए या अपने काम के लिए, तो वो लोग एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, 5,000 10,000 जैसा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। जिस दिन हम लोग उस कनेक्शन को कटवा देंगे, बंद करवा देंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लोग हम लोग को रिटर्न कर देगा। ये रिफंडेबल है। पर सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज, जब हम लोग कहीं पर न्यू न्यू इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, कहीं न्यू घर बनता है जहां पे पहले से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो अब हम लोग फर्स्ट टाइम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी दिलवा रहे हैं, तो वो पूरा वायरिंग करता है कि जिस तरह ट्रांसमिशन मतलब जिस वायर से जनरेट जहां इलेक्ट्रिसिटी होता है वहां से हम लोग तक जो पहुंचता है, एक वायर के थ्रू पहुंचता है, एक तार तार सेटअप करता है, वो वायर चार्जेस हम लोगों से ले लेता है। वो भी वन टाइम होता है, एक बार तार बैठाने का, वायर बैठाने का हम लोग से चार्जेस लेता है। हम लोग के घर तक उस वायर को लेकर जो आता है, बैठाता है, उसके लिए हम लोगों से वन टाइम चार्ज लेता है। वो वन टाइम चार्ज नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि वो तो वायर का चार्जेस है। तो वायर का चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है, तो वायर में लग गया हम लोगों का, वायरिंग में। तो याद रखना है, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज नॉन रिफंडेबल है। ये जो हम लोग देते हैं ये कंपनी हमें वापस नहीं देगा। कल को हम लाइन कटवा भी देंगे फिर भी ये पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए वायरिंग में खर्च हो चुका है। पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिए हैं, जिस दिन हम लाइन कटवा देंगे उस दिन मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा। के बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कंपनी रिसीव करता है, अब यहाँ पे जो भी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनकर करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऐसा जर्नल एंट्री पास करता है। तो जब वो पहली बार हम लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, तो पैसा हम लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, हम लोग के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों आ रहा है, इनकम का नाम क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो बैंक टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंपनी कहाँ दिखाता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंडर में दिखाता है। लाइबिलिटी क्यों बोलता है, क्योंकि ये कंपनी का खुद का पैसा नहीं है, ये कभी भी कस्टमर मांग सकता है, तो इसलिए ये कंपनी का लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी नहीं है, 1 साल के अंदर ये पैसा कोई नहीं मांगेगा।
बहुत साल के बाद कोई लाइन कटवाता है, इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो सोचो 1 लाख रुपया हम लोगों ने डिपॉजिट दिया है। अब ये जो डिपॉजिट होता है, ये जब हमें वापस मिलेगा 5 साल 10 साल के बाद, जब भी हम मांगेंगे, तो क्या वही 1 लाख ही वापस मिल जाएगा? नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग 1 लाख रखे हैं। सोचो 10 साल 20 साल के बाद रिफंड मांग रहे हैं, लाइन कटवा रहे हैं, तो हमें 1 लाख ही वापस नहीं मिलेगा, इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसलिए ये इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपनी देता है कस्टमर को। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट कस्टमर को वो दे रहा है। और टू इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब ऐसे हाथ तुरंत इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और जाकर दे नहीं देता है, बाद में देता है, इसलिए उस टाइम रिकॉर्ड करता है इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब देना बाकी है। इंटरेस्ट खर्चा में लिख देता है, पर देता तो टू बैंक लिखता कि दे भी दिया, पैसा चला गया, पर पैसा गया नहीं, हमें हाथ में आके ऐसे इंटरेस्ट नहीं देगा। वो क्या करेगा, इंटरेस्ट अक्रूड लिख देगा, देना बाकी है। इसको हम लोग क्या करता है, वो लोग धीरे धीरे इस इंटरेस्ट को ना हम लोगों को हाथ में कभी भी नहीं देगा कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। वो क्या करेगा, इस इंटरेस्ट को हमारे बिल से एडजस्ट कर देगा। अगर हमारा बिल आया है से 5,000 का, और इंटरेस्ट वो 10% दे रहा था 10,000, तो हर मंथ 500 500 या 600 800 कुछ भी रुपया कर करके हम हमारा बिल अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। जैसे अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है हम लोगों का 5,000, तो वो हम लोगों को बिल कितने का भेजेगा, 4,500। 500 रिड्यूस कर देगा, किस चीज का, इंटरेस्ट। तो ये एक बार में 10,000 एक बार में हम लोग को ना कैश देगा, ना एक बार में बिल में एडजस्ट करेगा, धीरे धीरे बहुत सारे बिल में एडजस्ट करते जाएगा। तो इसको लिखता क्या है, जब वो एडजस्ट करता है तो वो क्या लिखता है, इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब देना बाकी है, ये खत्म हो गया, अब नहीं देना बाकी है। टू सेल्स टर्नओवर, ये स्टूडेंट्स पूछते हैं इसको सेल्स टर्नओवर क्यों कहते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इस एक्ट में कहा गया है कि इसको सेल्स टर्नओवर लिखो, तो हम लोग सेल्स टर्नओवर लिख देते हैं, बट इसका रियल में कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग किए क्या है, इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिए हैं। इंटरेस्ट अक्रूड अब नहीं रह गया, इंटरेस्ट अक्रूड मतलब देना बाकी है, अब देना बाकी नहीं है, हम लोग दे दिए मतलब बिल में एडजस्ट कर दिए, कस्टमर को वापस मिल ही गया। तो टू सेल्स टर्नओवर, वो सेल्स के साथ एडजस्ट हो गया, सेल्स मतलब जो हम लोग पैसा ले रहे थे उसके साथ ये एडजस्ट हो गया। बाद में ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी अपने खर्चे को पीएल में डाल देगा। पीएल में खर्चा कहाँ आता है, टू की तरफ, तो टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, और पीएल डेबिट हो गया पूरा 10,000। ये था बेसिकली हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको इस तरह मार्क कर लो कॉन्सेप्ट 1 के हिसाब से। अब हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम लोग देख लिए, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, फिर उसके ऊपर लिखेंगे इंटरेस्ट देना बाकी है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे, एडजस्ट कर देंगे, फिर उसको पीएल में भेज देंगे खर्चा बोल के। यही 4 काम करते हैं। सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस का कोई एक मेथड नहीं है, इसको 4 अलग मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक आदमी कोई एक ही चीज करता है, पर 4 चीज इसका किया जा सकता है। पहला मेथड क्या है, शोन एज लाइबिलिटी प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर टू पीएल। इसको लाइबिलिटी की तरफ जैसे ही हम लोग रिसीव किए, देखो 10 लाख रुपया हम लोग रिसीव किए, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस हम लोगों ने 10 लाख रिसीव किया, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। इनकम का नाम क्या है, कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन अकाउंट, ये नाम है, तो हम लोगों ने इसे क्रेडिट कर दिया। तो हम लोग रिसीव क्या किए हैं, सर्विस लाइन का कंट्रीब्यूशन रिसीव किए हैं, तो ये नाम से 10 लाख दे दिए। अब ये जो है इसको धीरे धीरे हम लोग पीएल में डालेंगे, क्योंकि ये एक बार में पीएल के अंदर नहीं डाल, ये देखो है हम लोग का इनकम है, बैंक टू कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इनकम है। पर इस इनकम को एक बार में पीएल में नहीं लिख देंगे बाई कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन, धीरे धीरे इसको पीएल में डालेंगे। सोचो 10 साल के लिए एमोटाइज होता है, वो सब में गिवन रहेगा कितना साल तक एमोटाइज करना है, एमोटाइज मतलब डेप्रिसिएशन, कितना साल तक हमें एमोटाइज करना है। तो अगर सम में लिखा हुआ है 10 साल के लिए एमोटाइज करना है, तो इस 10 लाख को डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 1 लाख करके 10 साल के पीएल में इनकम दिखाएंगे। तो ये इनकम है, इनकम को एक बार में नहीं दिखाना है, 10 साल में 10 बार दिखाना है। तो अभी इस साल हम लोग एक बार दिखा दिए कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन टू पीएल,
पीएल के हम लोग बाई में इनकम लिखते हैं, बाई में लिखते हैं, इसलिए यहाँ आ गया। ये पहला मेथड है, ये सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन रिसीव करो, प्रोपोर्शनेटली पीएल में डाल दो। दूसरा मेथड क्या है, इसको कैपिटल रिजर्व की तरह दिखा दो, रिजर्व के में बैंक टू कैपिटल रिजर्व लिख लो और सीधे इस 10 लाख को कैपिटल रिजर्व में दिखा दो, ये करो। या फिर ये कर सकते हैं मेथड सी, कैपिटल रिजर्व की तरह दिखाओ और प्रोपोर्शनेटली पीएल में डाल दो। मतलब पहले की तरह सिमिलर है, इसमें हम लोग बैंक टू कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन दिखाए थे, फिर पीएल में डाले थे। यहाँ बैंक टू कैपिटल रिजर्व डालो, फिर पीएल में डाल दो प्रोपोर्शनेटली 10 से डिवाइड कर दो। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ इसमें हम लोग सर्विस लाइन के अकाउंट में डाल रहे थे, इसमें कैपिटल रिजर्व में डाल रहे थे, ये करो। या फिर लास्ट फोर्थ मेथड है, डिडक्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट कॉस्ट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि सोचो, ये सबसे ज्यादा, ये मोस्ट कॉमनली मेथड है, चारों में सबसे ज्यादा ये यूज करता है कंपनी। तो इसमें ये दिखाओ कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे कि होता क्या है, हम लोग जो ये सर्विस लाइन देते हैं, इसके लिए तो हम लोग कुछ सेटअप पहले किए होंगे ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब हम लोग को ये डेवलपमेंट के लिए वायरिंग बैठाता है ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए, तो वो वायरिंग के लिए वो पहले खुद तो कुछ खरीदा होगा, उसके पास कोई तो एसेट होगा जिससे वो ये सेटअप कर पाता है। तो ये उस एसेट को खरीदने का रेट है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 100 लाख में हम लोग कोई एसेट खरीदे, बैंक टू, ये क्या है, अगर हम लोग को रुपया कितना मिला था सर्विस लाइन के लिए, 10 लाख रुपया, तो हम लोग दिखाएंगे एसेट कम गया। हम लोग इसको क्यों दिखाएंगे एसेट कम गया, देखो, हम लोग अगर एक 10 लाख का मशीन खरीदते हैं, उससे हम लोग को उससे उसका पैसा कोई और दे दिया है। सोचो 2 लाख रुपया हम लोगों को मशीन के नाम पे मिल गया है, तो अब हम लोग का मशीन का कॉस्ट कितना है, सिर्फ 8 लाख। हम लोग उस मशीन को खरीदे थे 10 लाख में, पर कोई हम लोगों को बोला कि तुमको इंस्टॉलेशन ये सब कराना पड़ा है, तुम 2 लाख रुपया ले लो। हम लोग को कोई 2 लाख रुपया आके दे दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को मशीन 10 लाख का नहीं पड़ा, हम लोग को मशीन 8 लाख का पड़ा, क्योंकि 2 लाख तो बैक मिल गया, तो हम लोग का खर्च कितना हुआ, सिर्फ 10 लाख। वैसे ही हम लोग एसेट खरीदे हैं 100 लाख में, पर लाइन वायरिंग करने के लिए फिक्स्ड एसेट खरीदे थे, और वायरिंग के लिए हम 10 लाख रुपया किसी कस्टमर से ले चुके हैं, तो हमको एसेट कितने का पड़ा, 90 लाख का ही पड़ा। तो हम 10 लाख से एसेट को कम कर देंगे कि पैसा आया, मतलब लोगों ने हमको कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन का पैसा दिया वायरिंग करने के लिए, तो पैसा आया और मेरा फिक्स्ड एसेट को हम कमा दिए, कि मेरा फिक्स्ड एसेट का दाम अब 100 लाख नहीं है, 10 लाख कम कर दिए। अब जब हम डेप्रिसिएशन देंगे फिक्स्ड एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो 100 लाख का हम लोग खरीदे थे वो ये वाला फिक्स्ड एसेट, 10 लाख उसके ऊपर हम लोगों को सर्विस लाइन का पैसा मिल गया, 90 लाख का ही बचा। 90 लाख को डिवाइडेड बाई 10 करके 9 लाख डेप्रिसिएशन देंगे। मतलब डिडक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट कॉस्ट, जो भी हम लोग को अमाउंट मिलता है उसको फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस कर दो, और फिर डेप्रिसिएशन दो रिड्यूस्ड कॉस्ट के ऊपर। अब ये है कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, अब है कॉन्सेप्ट थ्री में है ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। अब क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट भी ग्रांट देता है, जब कोई इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करता है तो गवर्नमेंट भी उसको ग्रांट देता है। तो गवर्नमेंट का हम ग्रांट रिसीव किए हैं, क्यों, एपीडीआरपी के लिए, एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए, इसको शॉर्ट में एपीडीआरपी बोलते हैं। तो हम लोग इसलिए पैसा रिसीव किए हैं। अब ये पैसा हम लोग जब रिसीव करते हैं ग्रांट, तो ग्रांट रिसीव करने का जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व की तरह दिखाएंगे। कैपिटल रिजर्व के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको धीरे धीरे पीएल में प्रोपोर्शनेट करके डाल देंगे। तो याद रखना है, जो अभी कॉन्सेप्ट 2 का मेथड सी था, वैसा ही इसमें करेंगे, पहले कैपिटल रिजर्व की तरह दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे पीएल में डाल देंगे। तो इसको क्या किए, पहले जब हम लोग ग्रांट रिसीव किए, तो सोचो ग्रांट हम लोग 10% रिसीव किए, जो हम लिख दिए 10% ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट। हम लोग को फिक्स्ड एसेट तो 100 लाख का पड़ा था, गवर्नमेंट उसके ऊपर हम लोग को 10% ग्रांट दे दिया। ग्रांट देना मतलब
10% हम लोग को बैक दे दिया, बोला लो 10 लाख, 10 लाख तुम लोग रखो। तो हम लोग को बैंक तो पैसा तो आया, और हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएं, बैंक टू कैपिटल रिजर्व 10 लाख 10 लाख। अब उसको धीरे धीरे पीएल में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व टू पीएल। 10 लाख को 10 से डिवाइड करके 1 लाख 1 लाख करके एवरी ईयर पीएल में जाएगा, तो ये पीएल में जाने का एंट्री। तो ग्रांट के लिए 2 जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब कॉन्सेप्ट 4 में क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, सीईआरसी, वो लोग अपेंडिक्स 3 इशू किया है। अपेंडिक्स 3 क्या है, जैसे हम लोग पीजीबीपी में टैक्स में पढ़ते थे हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट फिक्स था, वैसे ही जो सीईआरसी है वो लोग अपेंडिक्स 3 क्या है, एक डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है। मतलब उसमें सारा एसेट के बगल में डेप्रिसिएशन का रेट लिख लिख के दिया हुआ है। ये लोग कहता है, सीईआरसी कहता है अपेंडिक्स 3 में कि सिर्फ एसएलएम रेट पे ही डेप्रिसिएशन देंगे, मतलब डब्ल्यूडीवी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में सिर्फ एसएलएम रेट ही यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और हर एसेट के लिए अपना अपना डेप्रिसिएशन रेट फिक्स है, ये हम लोग को लर्न रखना होगा। तो फ्री होल्ड लैंड मतलब जो हम लोग खुद खरीदे हैं, लीज पे लिया हुआ नहीं है, हम लोगों ने खरीदा है, वो वाला लैंड। या फिर फ्री होल्ड नहीं लिखकर सिर्फ लैंड लिखा है, जो फ्री होल्ड लैंड लिखे या सिर्फ लैंड लिखे 0% डेप्रिसिएशन देंगे। कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है खुद के लैंड में, ये हम लोग बहुत हमेशा पढ़े हैं। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, कभी भी जमीन का दाम कमता नहीं है साल के साथ, तो इसलिए लैंड में 0% डेप्रिसिएशन है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर, जो भी चीज हम लोग टेम्पोररी, कोई ऐसा चीज बनाए हैं, फिक्स्ड एसेट है जो टेम्पोररी है, कुछ दिन तक ही रहेगा, तो उसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन दे देंगे। कोई भी आईटी इक्विपमेंट रहेगा, आईटी इक्विपमेंट मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट रहेगा उसके ऊपर 15%। कोई भी अदर एसेट देगा, अदर एसेट लिख दिया है तो 5.28%। लीज होल्ड लैंड रहेगा, लीज होल्ड लैंड मतलब जो हम लोग लीज पे लिए हैं, या फिर बिल्डिंग, वो उसके ऊपर 3.34% डेप्रिसिएशन। कोई भी व्हीकल है, कार है, ये सब पोर्टेबल है, पोर्टेबल एसी है, पोर्टेबल एसी मतलब एसी तो पोर्टेबल ही होता है, इधर से खोल के उधर ले जाओ। या फिर हम लोग के कोई भी एपरेटस है, इन सब के ऊपर 9.5% का डेप्रिसिएशन। कोई भी मोटर कार है, हायर कम्युनिकेशन, मोटर कार ऑन हायर, हम लोग अगर कोई मोटर कार खरीदते हैं हायर में, मतलब मोटर कार लिए हैं हायर पे। या फिर हम लोग कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, कुछ भी बात करने वाला इक्विपमेंट है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन सारे एसेट के ऊपर 6.33%। तो पर एक बात याद रखना है, अगर whenever rate of depreciation is not given, अगर सम्स के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, we will take depreciable amount as 90% of total value of the asset। ये हम लोग सम में समझेंगे इसका मतलब क्या है। फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों का एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, मतलब whenever कंपनी टेक इन लोन टू फिनेंस इट्स फिक्स्ड एसेट। देखो बहुत बार कंपनी जो फिक्स्ड एसेट खरीदता है वो खुद के पैसे से नहीं खरीदता है, लोन लेके खरीदता है। जैसे एसेट 100 लाख 200 लाख का एक एक एसेट रहता है, तो कंपनी बहुत बार इसको बैंक से लोन लेके खरीदता है। तो अगर कंपनी बैंक से लोन लेके एसेट खरीदा है, देन डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ सच लोन। तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रिंसिपल पे ऑफ कर रहे हैं, जितना प्रिंसिपल पे ऑफ करेंगे उतना ही डेप्रिसिएशन कर देंगे। मतलब हम लोग एसेट खरीदे हैं 100 लाख, अब लोन लेके खरीदे हैं, तो लोन हम हर साल पे ऑफ करते होंगे, तो हम इस साल पे ऑफ किए हैं 10 लाख, ये हम प्रिंसिपल रीपेमेंट किए, बैंक को लोन चुका रहे हैं 10 लाख, तो डेप्रिसिएशन भी दे देंगे 10 लाख रुपया। जितना लोन चुकाएंगे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, जितना लोन चुकाएंगे उतना ही बोल देंगे डेप्रिसिएशन हुआ है। तो एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, देखो दो चीज है, दोनों में जो लोअर होगा वो वाला हम लोग चूज कर लेते हैं। एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोगों का एक प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, जैसे हम इससे समझा रहे हैं। हम लोग एसेट खरीदे थे 100 लाख में, पर हम लोग लोन लिए थे सिर्फ 80 लाख का, और ये हम लोगों को 10 साल में पे करना है। डेप्रिसिएशन 5% होता है एवरी ईयर, ये सब में गिवन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 10 ईयर्स तक लिखेंगे।
प्रिंसिपल हम लोग कितना चुकाएंगे, 80 लाख चुकाना है 10 लाख 10 साल में, तो एवरी ईयर 8-8 लाख चुकाएंगे। मतलब प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा, 80 लाख बाई 10, मतलब एवरी ईयर हम लोग 8 लाख रुपया पे ऑफ करेंगे, तो 10 साल तक 8 लाख लिखेंगे। एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 100 लाख का 5%, मतलब 5 लाख, तो 5 लाख डेप्रिसिएशन है। अभी फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्चुअल डेप्रिसिएशन, तो प्रिंसिपल इज 8 लाख, एक्चुअल डेप्रिसिएशन इज 5 लाख, एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन 3 लाख। क्यूमुलेटिव इस सब में नहीं है तो इसको नहीं कर पाए। ये भी इंफॉर्मेशन होता तो दोनों निकालते, दोनों में जो लोअर होता वो वाला हम लोग कंसिडर करते। इसमें एक ही है इसलिए एक ही कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 में हम लोग को क्या दिया है, बोल रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंसिडरिंग द रेट्स एज पर अपेंडिक्स 3। तो कौन सा रेट लेकर करने बोला है, अपेंडिक्स 3 में। अभी जो हम डेप्रिसिएशन का चार्ट दिए थे अपेंडिक्स 3 में, उससे इसका डेप्रिसिएशन निकालने बोला है। तो लैंड अंडर फुल ओनरशिप, जो लैंड हम लोग का खुद का है, उसके ऊपर 0% का डेप्रिसिएशन। लैंड अंडर लीज, जो लीज वाला डेप्रिसिएशन है, उसके ऊपर हम लोगों का कितना था, 3.34 डेप्रिसिएशन। तो ऐसा करके सारे आइटम पे हम लोग को एक एक करके देखना है। जैसे हम लोग को दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर भी 3.34% डेप्रिसिएशन। टेम्पोररी इरेक्शन, टेम्पोररी के लिए 100%। फिर आईटी इक्विपमेंट, इसके ऊपर 15%। फिर दिया है व्हीकल, व्हीकल पे 9.5%। पोर्टेबल एसी, इसके ऊपर भी 9.5%। फिर दिया एपरेटस, एपरेटस भी इसी में। तो ऐसा करके हम लोग करेंगे क्या, रेट हम लोग के पास सबका गिवन है, सिंपली स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 13। पेज 242। हम लोग को क्या निकालने बोला है, वेटेड एवरेज निकालने बोला है डेप्रिसिएशन का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यही हम लोग को फाइंड करने बोला है। कॉलम बनाएंगे एक पर्टिकुलर्स, जिसमें हम लोग सारा आइटम लिखेंगे, क्या क्या मशीन है, जो क्या क्या हम लोग पास एसेट है। बगल में हम लोग उसका अमाउंट लिखेंगे, कितने में खरीदे हैं। यहाँ पे हम लोग रेट लिखेंगे, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देना है। और यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन लिख देंगे, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो पहले सारा पर्टिकुलर्स उतारो, अमाउंट उतारो और इन्फॉर्म करो।